नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल राज स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट फरवरी में जो प्रस्तावित है उसके लिए आज हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो 2011 से अब तक हुए हैं एग्ज़ाम, उनकी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के मध्य लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम शायद टेट के भी होने वाले हैं। सुपर टेट तो सरकार की मंशा के ऊपर है, होते हैं कि नहीं होते। चलिए अभ्यास शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा का है, पेडागोजी का। पहला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ए, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। बी, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। सी, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं। सी, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, ये गलत है। उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। हाँ, जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ये हो सकता है क्योंकि बच्चे की हैबिट के ऊपर ना आए वो गलती, नहीं उसको दूर करने में समस्या होती है। तीसरा देखते हैं, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, ये गलत है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। समय के साथ दूर होने लगती हैं लेकिन तब तक में बहुत देर हो जाती है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वो हैबिट में ना आने पाए। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान करना। सी है तेज गति से पढ़ना। डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अर्थ ग्रहण करना। यदि हम उसका अर्थ ही नहीं समझेंगे तो कौशल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अर्थ, भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, इसमें पहला है श्रवण कौशल, सुनना। दूसरा होता है पठन कौशल, पढ़ना। और होता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, बोलना। एवं लेखन कौशल, लिखना। तो इसमें होगा डी, दूसरे का डी होगा, संदर्भ अर्थ अनुसार ग्रहण करना, डी नंबर। और जिसमें केवल शब्द लगा रहे वो भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, वो गलत ही रहता है।
ये एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जिसमें केवल लगा रहेगा वो गलत ही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? ए द्विभाषाई विधि, बी अनुवाद विधि, सी व्याकरण एवं प्रत्यक्ष विधि, डी प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। इसका ऑप्शन डी होगा, प्रत्यक्ष विधि। डी नंबर। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाती है। बी उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सी सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। डी वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि केवल पे ध्यान देना है। यहाँ पे केवल फिर से आ गया है। केवल पे हमें ध्यान देना है। केवल कभी सही नहीं हो सकता। तो सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे पाठ को पढ़ते समय शब्दों के अर्थ समझते हुए पाठ को पढ़ते हैं और कई बार शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर बैठते हैं। इस वजह से उसे जीवन को जिंदगी पढ़ लिया है। कुछ होते हैं बच्चे, वो पाठ को पढ़ते समय शब्दों के अर्थ को पढ़ने समझ जाते हैं, तो समझते समय वो दिमाग उनका कहीं और रहता है और पढ़ते रहते हैं तो वो अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। इसके लिए इसका ऑप्शन होगा डी। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसका विचार है? एलिस वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, नोम चॉम्स्की, डी है जीन पियाजे। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार चॉम्स्की का है। यह है पांचवे का सी नंबर, चॉम्स्की का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने चाट खाई।
फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? अच्छा, कभी कभी बच्चे होते हैं तो वो मैंने, लड़कियां स्पेशली होती हैं कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ खा रही हूँ, ये नहीं बोलते। वो लोग बोलते हैं मैं खा रहा हूँ। ये बच्चे कई भिन्न भिन्न जगहों से आते हैं, तो इस हिसाब से ये शब्द मुख्यतः ये भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। ये नहीं लग रहा कि कुछ इसमें ग्रामेटिकली कुछ समस्याएं आ रही, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण होना, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होने की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि उसको इस चीज़ की, व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है कि वो पुरुष की भाषा बोल रही है कि महिला की भाषा बोल रही है, कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग होगा। इसलिए इसमें छठवें में होगा ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें की ओर। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ए, केवल पठन पाठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता विकास का अवसर मिलता है, और डी है, बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। इसमें एक चीज़ देखेंगे, किसी जब बच्चे की कॉपी चेक करो तो बच्चे आके तमाम खड़े रहते हैं। एक बार टीचर से मिस हो सकता है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा अगर भाषा और व्याकरण की अच्छी पहचान है तो वो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कहाँ पर क्या गलती है। टीचर जब कॉपी चेक करता है तो वो कुछ मात्राओं का थोड़ा बहुत इग्नोर भी करता है, क्योंकि एनसीएफ ने इस समय बोला है कि भाई बच्चे सीख तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी भाषाओं पे अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको बताया जाए, लेकिन काटा ना जाए। इस वजह से बच्चे दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को भी देखते हैं कि कैसी राइटिंग है, ये भी देखते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि बच्चे को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ए, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की दीक्षा दी जा सकती है, और डी है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसमें लोकगीतों की भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे अपनी संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं इससे भी परिचय होता रहता है।
इससे भाषा शिक्षण का तो मुख्य उद्देश्य ये नहीं है लोकगीतों को बढ़ावा देना। लोकगीत गाए जा सकते हैं, लेकिन गाए तो जा सकते हैं, लेकिन कक्षा में स्थान देने का क्या मतलब है। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की दीक्षा दी जा सकती है। डी, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने में, पाठ पढ़कर जब बच्चों से प्रश्न बनवाएंगे तो इससे क्या क्या होता है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ठीक, अगला, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ये भी देखते हैं। अगला, कक्षा कार्य की अच्छी मुक्ति पूरी होती है। ठीक है। सी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। अच्छा, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने में ये शिक्षक को यह अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। इसका यही होगा, बच्चे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, जब उनसे प्रश्न बनवाया जाता है तो वो पूछते हैं एक बार कि ये ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जब वो प्रश्न खुद करते हैं तो वो होता है कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसका उत्तर भी इसी में मिलेगा। तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। इसका बी उत्तर होगा। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है। ए, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों, बी नंबर देखते हैं, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी, बच्चों को शब्द भंडारण के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। 10 का डी। इसका आंसर होगा डी।
11वें नंबर पे आते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं इस यूट्यूब चैनल में राज एकेडमी में डेली लाइव 7:30 बजे होगी, जिस पर हम सीटेट में आने वाले प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं वही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया करेंगे। आप लोग लाइव में 7:30 बजे आए। जिन्हें जानकारी ना हो उन्हें भी शेयर कर दें ताकि इस बार सीटेट में पास हो सके। ये मैं 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रश्न रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं, वही लेकर हम आएंगे। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। आप भी पढ़ें और दोस्तों को भी शेयर करें। राज एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है, राज एकेडमी। 7:30 बजे आइएगा, भूलिएगा मत, लाइव पे। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ए. भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, बी. चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि बच्चा जब पैदा हुआ है तभी से वह सीखते हुए पैदा हो रहा है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ भाषा अर्जन होता है। तो प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। अभी एक प्रश्न आया था चॉम्स्की का। चॉम्स्की ने कहा था, पीछे शायद चला गया है, अभी देखते हैं, पीछे है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, इसका बी ऑप्शन है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पे ये सही लिखा है, ये बहुत खतरनाक अक्षर होता है जो सही होता है। इस सही को विशेष ध्यान देना है, ठीक। ये नहीं शब्द, सही नहीं, इसमें देखना है सही नहीं वाला। नहीं को मैं गोला कर रहा था लेकिन देख रहा था सही पे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बी. भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सी. भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो भाषा शिक्षण में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। फिर भी भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता, बच्चे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तोतली भाषा में। भाषा सीखने
में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। हम भाषा सीखे, भाषा सीखने के साथ साथ हम गणित भी तो पढ़ लेते हैं कि उसकी भाषा क्या है। तो इसका 12वें का सी होगा। भाषा अर्जन वह है जिसे हम अपने भाषा में सीखते हैं। एक ये भी होता है भाषा अर्जन। एक भाषा अर्जन जैसे हम अपने आप भी कुछ सीखते, जब पैदा होता है बच्चा तब भी वो अपने आप सीखता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, भाषा अर्जन करता रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन होता है। इसमें 12वें का सी होगा। भाषा अधिगम वो है जो हम विद्यालय में सीखते हैं। और तो हम बच्चा जब पैदा होता है, चौमस्की ने कहा है कि वह बच्चा पैदा होता है तभी से वो सीखता रहता है, कुछ न कुछ सीख के आता है। भाषा अर्जन वो जिसे हम अपने आप सीखते हैं, परिवेश में सीखते हैं, खेल कूद में सीखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आते हैं। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की स्थिति सहज बन सके। ठीक। डी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी है। पहले तो ये है कि हम कोई काम बलपूर्वक नहीं कर सकते, और अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण कर दोगे तब भी वो जिसको जो सीखना वो वही सीखेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हम बलपूर्वक कोई काम नहीं कर सकते। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, ये गलत है। मान लो जिसको जो भाषाएं मान लो व्याकरण ना आती हो ज़्यादा, तो वो कुछ बोल ही ना पाएगा। इसके लिए है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की स्थिति सहज बन सके। इसका सी होगा 13वें का। 14वें में आते हैं। स्वलीन विकार और ऑटिस्ट डिसऑर्डर में बच्चा। स्वलीन विकार में बच्चा करता क्या है? ए, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। सी, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो जो बच्चा स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में होता है, वो बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। खाने से कहे मना करेगा वो? स्वलीन विकार में बच्चा, बी नंबर होगा इसका, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। 15 में आते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है। बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी, बोलना कौशल पर बोल देता है।
ये कुछ शायद मिसप्रिंट होगा। बोलना कौशल पर बोल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है, गलत है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर, बोलना कौशल पर यहाँ पे बल देता होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता। संदर्भ में इसका होगा 15वें का, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, बी नंबर। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं। नियम ए, नियम का उल्लंघन। बी, संदर्भ की समझ न होना। सी, नियम कंठस्थ न होना। डी, नियमों का अतिसामान्यीकरण। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन। संदर्भ की जानकारी न होना, नियम कंठस्थ न होना। डी, नियमों का अतिसामान्यीकरण। इसमें नियम कंठस्थ न होना, ये तो कोई नियम नहीं है कि नियम कंठस्थ हो। इसमें होगा 16वें में नियमों का अतिसामान्यीकरण, डी नंबर। 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा नियमों को ही महत्व देना। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और डी है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसमें व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये गलत है। ये पहला नंबर तो इसका गलत हो जाता है। ए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, पहला गलत था। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ये भी गलत। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ये भी गलत। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। 17 का बी।
18 प्रश्न देखते हैं। विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा वैज्ञानिक। ए नंबर होगा इसका। ये लिखा है विज्ञानिक, विज्ञानिक, वैज्ञानिक। 18 दो बार हो गए हैं। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। बी, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। सी, भाषा शिक्षण में बाधक है। डी, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें होगा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। भाषण शिक्षण में बाधक है, ये हो नहीं सकता। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, ये भी नहीं होगा। इसका होगा डी नंबर। 20वें प्रश्न में आते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ए, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। बी, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। सी, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। डी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता पर विकास करना। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। डी, इसका बी होगा, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर कंठस्थ करना। तो यह गलत है, कंठस्थ कोई चीज़ कर नहीं सकते। व्याकरण, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, ये कोई मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, ये भी गलत। इसमें होगा दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता पर विकास, डी नंबर। किसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ फिर से समझना, उद्देश्य नहीं है, यहाँ नहीं है, समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही से रूप समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरे के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीज़ों को समझना। यहाँ पे देखें, सही से रूप को समझना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं समझने के लिए। यहाँ पे ये तो नहीं होगा पे, लेकिन यहाँ पे देखो नहीं है, ये चीज़ का हमें मेंशन करना इसीलिए है
ये भी नहीं होगा। नींबू को रटना, ये रटना नहीं है हमें, ये होगा इसका। ये भी नहीं। 21वां का बी होगा, बी नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोशों का प्रयोग करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने का तमाम मौका देती है, अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? शब्दों को जोर जोर से बोलना। बी, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। और डी, समाचार पत्र का वाचन करना है, शायद ये वचन करना लिखा है, वाचन करना। समाचार पत्र का वाचन करना होता है, वाचन। सपना विभिन्न परिस्थितियों में अपनी कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जो अवसर तो अनेक क्रियाकलाप करती है, सबसे ज़्यादा प्रभावी आप किसे मानेंगे? इसका शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, ये तो कोई मतलब नहीं है इसका, ज़ोर ज़ोर से बोलना। कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। चलो देखते हैं अगला। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ये होगा इसका होगा सी नंबर, 22 का सी। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना बच्चों को एक मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी क्रियाकलाप माना जाता है इसे। विभिन्न परिस्थितियों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर देने में सबसे ज़्यादा प्रभावी क्रियाकलाप है ये, तो 22 का सी नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? अब जगह बदली है, समाज बदला है, तो कुछ ना कुछ भाषा में तो समस्या होगी ही उसे। तो उसे शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई बच्चा आता है, वो बाहर से आया, यहाँ पंजाब से बहुत से लोग चले जाते हैं, अब वहाँ आ जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में, तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा? उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। अच्छा, इसमें सुहेल वो बाहर से आया, पहले उसका परिवेश बदला, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने के लिए अभ्यास करना चाहिए। इससे वो विद्यालय में आना ही बंद कर देगा।
सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे को का ठहराव भी तो ज़रूरी है विद्यालय में। समझ जाएगा तो वो आएगा ही नहीं, तो इससे पहला ऑप्शन तो कट गया। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। और सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य पर नहीं पड़ने देना चाहिए, ये गलत है। इसमें हमारा उत्तर है इसका, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका जब मौका देंगे तो बोलेगा ज़रूर, एक बार शुरुआत कर देंगे तो बोलना शुरुआत कर देते हैं बच्चे। इसका हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। बी, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सी, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। और डी है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संबंधित कारणों की पहचान करना। ये है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका निदानात्मक का निदान मतलब अंत करना, तो बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। चलो ठीक है, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, इससे बच्चे के अंदर एक कुंठा पैदा हो जाएगी इस सीन में। बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, तो ये तो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसमें है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। सही ये होगा डी नंबर। अगले में आते हैं। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। बी, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। सी, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। डी, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए नंबर। मैं आपके लिए लगभग 7:30 बजे डेली लाइव आया करूँगा। यहाँ पर तो 25 प्रश्न जो हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये इसके पहले आए हुए प्रश्न हैं परीक्षाओं में, कई बार आए हुए हैं। और इस बार की जो फरवरी में एग्ज़ाम होना है, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। कल मैंने साइकोलॉजी की क्लास ली थी, आज ये हिंदी की क्लास है। हमारे यूट्यूब चैनल राज एकेडमी में 7:30 बजे क्लास संचालित की जाती हैं। आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करिए और अपने साथ के दोस्तों को भी जोड़ें। नमस्कार।